करेंगे क्लास 11th में बायोलॉजी की, और इसका एक चैप्टर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ या कोशिका जीवन की इकाई। इस चैप्टर के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको कोशिका किसे कह रहे हैं यही बात बताऊंगा, और उसे जीवन की इकाई क्यों माना गया है इस बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लें कोशिका किसे कह रहे हैं, क्या है कोशिका, सेल क्या है। ध्यान देंगे, एक मैंने डेफिनेशन लिखी है कि फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, या यहां लिखा है मैंने कोशिका जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। क्या मतलब है, ध्यान देंगे, संरचनात्मक शब्द आया है एक, और एक आया है क्रियात्मक। संरचनात्मक का मतलब है, स्ट्रक्चर का मतलब है संरचना करने वाली, बनाने वाली, निर्माण करने वाली। अगर मैं परिभाषा को केवल इतनी बताऊं, कोशिका जीवों की संरचनात्मक इकाई है, अर्थात कोशिका जीवों का निर्माण करने वाली सबसे छोटी चीज है या इकाई है। ध्यान देंगे, कोशिका जीवों की संरचनात्मक इकाई है का मतलब है कोशिका ने ही जीवों का निर्माण करा है, अर्थात कोशिका से ही जीव का निर्माण होता है। निर्माण करने का मतलब क्या है, मैं देखता हूं कि ये हमारे, ठीक है, चारों तरफ मुझे बहुत सारे कमरे ये बनाए हुए दिखाई देते हैं, ये रूम दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं देखता हूं कि ये रूम छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बने हैं या ईंटों से मिलकर बने हैं, तो जीव भी किसी ना किसी छोटी से छोटी चीज से तो मिलकर बना होगा। अगर मैं उस छोटी से छोटी चीज की बात करता हूं तो मुझे समझ में आता है वो छोटी से छोटी चीज कोशिका ही कहलाती है। अर्थात जिस प्रकार इस कमरे का निर्माण किसने किया है, ईंट ने, तो ईंट क्या है, इस कमरे की संरचनात्मक इकाई। ठीक उसी प्रकार जीवों का निर्माण किसने किया है, कोशिका ने। तो कोशिका को मैं क्या कह सकता हूं, जीवों की संरचनात्मक इकाई, अर्थात संरचना करने वाली, बनाने वाली इकाई। अब हम बात कर रहे हैं कोशिका जीवों की क्रियात्मक इकाई है। क्रियात्मक का मतलब है क्रिया करने वाली, अर्थात जो भी क्रियाएं एक जीव के अंदर होती हैं, जो भी क्रियाएं एक जीव के अंदर होती हैं, वो सभी क्रियाएं एक कोशिका के अंदर भी देखी जाती हैं। जैसे जीव पोषण करता है, जीव श्वसन करता है, ये जीव उत्सर्जन करता है। ठीक उसी प्रकार ये सारी क्रियाएं मुझे कहां देखने के लिए मिलती हैं, कोशिका के अंदर। इसीलिए मैंने कोशिका को जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा है, अर्थात कोशिका ही वो चीज है या कोशिका ही वह चीज है जो जीवों की संरचना करती है और जिसमें प्रत्येक जीव में होने वाली जीवन की क्रियाएं देखने के लिए मिल जाती है। तो कोशिका की बात समझ में आई है। अब हम बात करेंगे द यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका को जीवन की इकाई क्यों कहा जाता है, कोशिका को जीवन की इकाई क्यों कहा जाता है। ध्यान देंगे, हम इतना जानते हैं कि पूरी पृथ्वी पर हमें जो जीव देखने के लिए मिल रहे हैं, कोशिका संख्या के आधार पर उनका अगर मैं बंटवारा करता हूं, वर्गीकरण करता हूं, तो मैं उन्हें बता पाता हूं दो प्रकार के, एक तो यूनिसेलुलर और एक मल्टीसेलुलर। एक कोशिकीय जीव और दूसरा बहुकोशिकीय जीव। हम बात करेंगे एक कोशिकीय जीव की, और एक कोशिकीय जीव जिसका सभी एग्जाम्पल जानते हैं, अमीबा। अमीबा एक कोशिकीय जीव है, और यह अमीबा स्वतंत्र रूप से जीवन व्यतीत कर पाता है, अर्थात अमीबा केवल अकेला ही
फ्री, बिल्कुल फ्री, स्वतंत्र रूप से अपना जीवन यापन कर पाता है। अर्थात अमीबा के अंदर मुझे जीवन देखने के लिए मिलता है और अमीबा एक कोशिकीय है, अर्थात एक कोशिका का बना है। अर्थात अमीबा के अंदर वो सभी क्रियाएं हो रही हैं जो अमीबा को जीने योग्य बनाए रखती है। तो मुझे जीवन सबसे निम्नतम रूप में कहां दिखाई दे रहा है? अमीबा के अंदर, अर्थात एक कोश के जीव के अंदर। तो मुझे जीवन सबसे छोटे रूप में देखने के लिए कहां मिला? एक कोशिका के अंदर। इसीलिए मैंने कोशिका को यूनिट ऑफ लाइफ कहा है, अर्थात जीवन की इकाई कहा है। ध्यान देंगे, अभी तक मैंने बताया है सेल या कोशिका किसे कह रहे हैं और उसे जीवन की इकाई क्यों कहा जा रहा है। अब हम बात करेंगे कुछ टर्म दी गई हैं। जैसे सबसे पहली टर्म दी गई है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी क्या है? तो साइटोलॉजी को लिखा है मैंने स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर। अर्थात अगर हम कोशिका संरचना का अध्ययन कर रहे हैं, तो उसे हम कह रहे हैं साइटोलॉजी। इसके अलावा स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड रिप्रोडक्शन ऑफ सेल। अगर कोशिका के संरचना, उसके कार्य और उसमें जनन का अध्ययन कर रहे हैं तो उसे हम बोल रहे हैं सेल बायोलॉजी। तो ध्यान देंगे, यहां दो टर्म हैं, दोनों का मतलब अलग है। अगर सेल स्ट्रक्चर की स्टडी की जा रही है तो साइटोलॉजी है, अगर सेल स्ट्रक्चर, फंक्शन और रिप्रोडक्शन का अध्ययन किया जा रहा है तो सेल बायोलॉजी है। अब हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल या हिस्ट्री ऑफ सेल। तो डिस्कवरी ऑफ सेल या कोशिका की खोज के बारे में हमें बात करनी है। तो मैं बता दूं, एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है रॉबर्ट हुक और सन है 1665। ध्यान देंगे, बहुत काम का सन है। साइंटिस्ट आर हुक, रॉबर्ट हुक, 1665। रॉबर्ट हुक ने 1665 में क्या देखा? आपने देखा होगा कि बहुत समय पहले, अब तो प्लास्टिक की बोतल आ रही है, लेकिन कुछ समय पहले तक सभी बोतलें कांच की थी और उन कांच की बोतल के ऊपर आज वाले, जो आज के समय में हमें देखने के लिए मिलते हैं कैप, उस टाइप के कैप देखने के लिए नहीं मिलते थे। उन बोतल के ऊपर कैप या ढक्कन के स्थान पर एक लकड़ी का टुकड़ा लगा हुआ होता था। उस लकड़ी के टुकड़े को ही हम बोलते थे कॉर्क। केवल कहानी की तरह सुनने से समझ में आ जाएगी बात। रॉबर्ट हुक ने 1665 में एक बोतल के कार्क को अध्ययन किया। करते क्या है रॉबर्ट हुक? रॉबर्ट हुक ने बोतल के कार्क को निकाला और उस कॉर्क की पतले पतले सेक्शन काटे और उन सेक्शंस को, उन कटे हुए परतों को जब माइक्रोस्कोप से देखा, माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी, तो सूक्ष्मदर्शी से देखने पर रॉबर्ट हुक को इस प्रकार की कुछ संरचनाएं दिखाई दी। उस कॉर्क को जब माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं रॉबर्ट हुक, तो उन्हें क्या दिखाई दे रहे हैं? इस प्रकार से कुछ छोटी छोटी संरचनाएं। और ये संरचनाएं ठीक उसी प्रकार हैं जिस प्रकार मधुमक्खी का छत्ता। दोबारा सुनेंगे, रॉबर्ट हुक ने 1665 में बोतल के कार्क का एक पतला सेक्शन काटा और उस सेक्शन को जब वो माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो उन्हें उस बोतल की कार्क में मधुमक्खी के
छत्ते जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं। अब इस प्रकार से मैंने एक संरचनाएं बनाई और एक उस बंद संरचना को, उस कोष्ठक जैसी संरचना को उन्होंने कहा सेलुला। सेलुला एक लैटिन शब्द है, एक ग्रीक शब्द है। अब इस सेलुला से ही रॉबर्ट हुक ने इस बंद कोष्ठक जैसी संरचना को एक नया नाम दिया और उसे कहा सेल, कोशिका। ध्यान देंगे टीएस करते हैं या एक कट सेक्शन लेते हैं बोतल की कार का, माइक्रोस्कोप से उसका अध्ययन करते हैं और अध्ययन करने के बाद उन्हें कोष्ठक जैसी संरचनाएं दिखाई देती हैं। उस कोष्ठक को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता था? सेलुला, एक बंद कोठरी, ऐसा आपने 9th में पढ़ा होगा। उस बंद कोठरी को क्या कहा जाता है लैटिन भाषा में? सेलुला। अब वहीं से उन्होंने एक शब्द बनाया है सेल और इसे उन्होंने इस छोटी संरचना को कहा सेल। रियल में जो रॉबर्ट हुक को दिखाई दिया वो सेल वॉल थी, क्योंकि वो कॉर्क, लकड़ी की जो कॉर्क थी उसमें जो भी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही थी ये सारी की सारी सेल डेड हो चुकी थी, अर्थात मर चुकी थी, मृत हो चुकी थी। जब ये सेल मर चुकी हैं तो इनके अंदर प्रोटोप्लाज्म और सारे जो भी ऑर्गेनल्स थे वो सारे के सारे मर चुके होंगे। केवल जीवित क्या होगा? जीवित तो नहीं कहेंगे, केवल क्या दिखाई दे रहा होगा? सेल बार। तो रियल में जो रॉबर्ट हुक को दिखाई दी वो क्या दिखाई दी है? वो दिखाई दी है कोशिका भित्ति, सेल वॉल। इस प्रकार से रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका के बारे में बताया। उन्होंने एक बुक लिखी थी माइक्रोग्राफिया। ध्यान देंगे इस बुक का नाम आता है एनसीईआरटी में भी कि रॉबर्ट हुक ने एक बुक लिखी है माइक्रोग्राफिया और उस बुक के अंदर ही उन्होंने इन सभी तथ्यों के बारे में बताया। ध्यान देंगे जो रॉबर्ट हुक ने बात बताई उस तथ्य को उन्होंने किस बुक के अंदर बताया था? माइक्रोग्राफिया। आगे ध्यान देंगे। फिर कुछ टर्म आई हैं, जैसे एक टर्म आई है सेल। बताओ सेल टर्म या कोशिका शब्द किसने दिया? तो हमें समझ में आया है ये शब्द किसने दिया था? रॉबर्ट हुक ने। दूसरा फादर ऑफ साइटोलॉजी, ये भी कौन आए हैं? रॉबर्ट हुक। अब एक बात आती है कि जो रॉबर्ट हुक ने सेल देखी वो डेड सेल थी, मृत कोशिका थी। तो जीवित कोशिका को किसने देखा? जीवित कोशिका को किसने देखा? तो जीवित कोशिका को दिखाया है फर्स्ट लाइफ सेल एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक। एक साइंटिस्ट है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक। उन्होंने ही फर्स्ट लाइफ सेल को देखा और उन्होंने उन सेल में देखा क्या क्या था? उन्होंने देखी थी आरबीसी, उन्होंने देखी थी स्पर्म सेल, उन्होंने देखा था बैक्टीरियल सेल। ये सारी की सारी जीवित कोशिकाएं हैं। किन्होंने देखा है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने, जबकि रॉबर्ट हुक ने क्या देखा था? डेड सेल या सेल वॉल। यहां तक एक बार हम दोबारा देखते हैं और फिर आगे चलते हैं। कोशिका क्या है? तो कोशिका की बात हमें समझ में आई है। कोशिका जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। मतलब कोशिका से ही जीवों का निर्माण हुआ है। दूसरा क्रियात्मक इकाई है, मतलब कोशिका के अंदर वो सभी क्रियाएं देखने के लिए मिलती हैं जो एक जीव के अंदर मिलती हैं। उसके बाद मैंने कुछ टर्म बताई हैं। साइटोलॉजी किसे कह रहे हैं? जिसमें कोशिका की संरचना का अध्ययन किया जाता है। सेल बायोलॉजी किसे कह रहे हैं? तो इसमें हम अध्ययन करते हैं कोशिका की संरचना, कोशिका के कार्य और रिप्रोडक्शन का। आगे मैंने डिस्कवरी के बारे में बताया है। तो कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने।
यहां से दो क्वेश्चन बन सकते हैं कि कोशिका की खोज किसने की है, तो भी रॉबर्ट हुक है। डेड सेल मृत कोशिकाओं को किसने देखा है, तो भी रॉबर्ट हुक है। जबकि जीवित कोशिका को किसने देखा है, एंटोन बॉन ल्यूवेनहुक ने। जो जीवित कोशिकाएं देखी वो कौन कौन सी कोशिकाएं थी, वो थी आरबीसी, स्पर्म सेल और बैक्टीरियल सेल। उसके अलावा रॉबर्ट हुक ने कैसे खोज की कोशिका की, तो रॉबर्ट हुक ने एक बोतल के कॉर्क का जब अध्ययन किया, जब उसके छोटे छोटे सेक्शन काटकर उन्हें माइक्रोस्कोप में देखा, तो उन्हें एक मधुमक्खी के छत्ते जैसी रचना दिखाई दी और उस छत्ते में एक कोष्ठक को लैटिन भाषा में कहा जाता था सेलुला। तो उनके दिमाग में ये बात आई थी कि ये जो छोटी छोटी रचनाएं हैं, इन्हीं रचनाओं से मिलकर बनी है ये लकड़ी। आगे उसी सेलुला शब्द से रॉबर्ट हुक ने एक नया शब्द बना दिया, सेल। रियल में ये जो चीज देख रहे हैं रॉबर्ट हुक, वो डेड सेल है या सेल बॉल है। उसके बाद कोशिका शब्द या टर्म सेल किसने दी है, रॉबर्ट हुक ने। फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है, रॉबर्ट हुक है। फर्स्ट लाइफ सेल किसने देखी है, एंटोनी बॉन ल्यूवेनहुक ने देखी है। फर्स्ट लाइफ सेल में उन्होंने देखा क्या क्या था, उन्होंने देखी थी आरबीसी, स्पर्म सेल और बैक्टीरियल सेल। अब एनसीईआरटी ने थोड़ा सा माइक्रोस्कोप के बारे में बताया है, मैं इसके बारे में बताता हूं। देखो माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्म माने छोटे, और इतने छोटे जो हम नेक्ड आई, नग्न आंखों से नहीं देख पाते हैं। हमारी आंखें, मैं आपको बता दूं, हमारी आंखें 100 माइक्रोमीटर, ध्यान देंगे, जो हमारी नग्न आंखें हैं, नेकेड आई हैं, वो 100 माइक्रोमीटर तक का ही दिखा सकती हैं, उससे छोटा नहीं। तो ध्यान देंगे, इससे छोटी चीज देखने के लिए हमें किस चीज का यूज करना होगा, माइक्रोस्कोप का, सूक्ष्मदर्शी का। अर्थात ऐसा यंत्र जो सूक्ष्म चीजों को, सूक्ष्म वस्तुओं को दिखा सकता है, उसे हम क्या बोल रहे हैं, सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप से हम छोटी चीजों को आसानी के साथ देख पा रहे हैं। नेकेड आई हमें कितना छोटा दिखा सकती है, 100 माइक्रोमीटर तक, बस। अब जब भी हमें सेल को पढ़ना है, जब भी हमें कोशिका के बारे में पढ़ना है या कोशिका के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, तो हमें दो चीजें यूज करनी होंगी। एक चीज है माइक्रोस्कोप और दूसरा है स्टेन। या इन्हें हम सामान्य शब्दों में कलर या रंग भी कह सकते हैं। तो ध्यान देंगे, किसी भी अगर मुझे सेल का अध्ययन करना है तो मुझे किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ रही है, एक तो माइक्रोस्कोप की और एक स्टेन की। स्टेन माने रंग या कलर से। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा माइक्रोस्कोप की। ध्यान दें, सबसे पहला माइक्रोस्कोप बताया है एनसीईआरटी में, फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। बस जितना बताऊंगा केवल उतना ही ध्यान रखेंगे, फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। मैंने पहला पॉइंट लिखा है जेर्निक, एक साइंटिस्ट हैं जेर्निक, जिन्होंने फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप को बनाया या इसका आविष्कार किया। कौन है, जेर्निक। उसके बाद लिखा है विदाउट स्टेनिंग, अर्थात ये माइक्रोस्कोप ऐसा है, फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप ऐसा माइक्रोस्कोप है जिसमें हम कोशिका को बिना स्टेनिंग किए हुए ही देख सकते हैं। अर्थात कोशिका को रंगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसे स्टेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विदाउट स्टेनिंग फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप से सेल को देखा जा सकता है। उसके अलावा लिविंग सेल और डिवाइडिंग सेल को भी हम फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। ध्यान दें,
अधिकांशतः होता क्या है कि जब भी हम किसी सेल का अध्ययन करते हैं, किसी भी कोशिका का अध्ययन करते हैं, तो उस कोशिका का अध्ययन करने से पहले जब हम उसे स्टैन करते हैं, उसे रंगते हैं, तो वो स्टैनिंग करते समय डेड हो जाती है, अर्थात मृत हो जाती है। अगर हमें कोशिका के अंदर पता करना है कि कौन कौन से ऑर्गेनल या कौन सी चीजें जीवित है या नहीं है, या जीवित कोशिका का अध्ययन करना है, और मैं उसे स्टैन करता रहूं, तो मैं कभी भी उसका अध्ययन नहीं कर पाऊंगा। तो उसके अध्ययन के लिए कौन सा हम माइक्रोस्कोप यूज कर सकते हैं? फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। ऐसा माइक्रोस्कोप है जिसमें हम बिना स्टैन करे कोशिका का अध्ययन कर सकते हैं, अर्थात किसी भी जीवित कोशिका का अध्ययन कर सकते हैं। उसी के मैंने लिखा है डिवाइडिंग सेल। ध्यान देंगे, डिवाइडिंग का मतलब क्या है? रिप्रोडक्शन से। और रिप्रोडक्शन कोशिका कब करेगी? तब वो जीवित हो। अर्थात जीवित कोशिका का अध्ययन कर सकते हैं हम फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप से। ठीक उसी प्रकार मैं डिवाइडिंग सेल, अर्थात जब कोशिका डिवीजन कर रही होगी, सेल डिवीजन कर रही होगी, तो उस सेल डिवीजन का अध्ययन भी मैं फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप से कर सकता हूं। एक बात और हम जान रहे हैं, जब सेल डिवीजन करेगी तो उस टाइम ही उस सेल के अंदर मुझे क्रोमोसोम दिखाई देंगे। तो क्रोमोसोम को भी मैं फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप से देख सकता हूं। इतना हम फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप से ध्यान रखेंगे। और एक दूसरा माइक्रोस्कोप है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसकी खोज नॉल और रस्का ने 1932 में की। इतना एनसीईआरटी ने बताया है। एक बार दोबारा हम माइक्रोस्कोप के बारे में देख लें। माइक्रोस्कोप कितने बताए एनसीईआरटी ने? तो फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप और दूसरा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप की खोज या इसका आविष्कार जेनरिक, और इसमें किसी भी हम जीवित कोशिका का अध्ययन करेंगे, डिवाइडिंग सेल डिवीजन करती हुई कोशिका का अध्ययन कर लेंगे, क्रोमोसोम का अध्ययन कर लेंगे, और इसमें स्टेनिंग की आवश्यकता नहीं होगी। विदाउट स्टेनिंग ही हम किसी भी कोशिका का अध्ययन कर पाएंगे। दूसरा दिया है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, खोज की है नॉल और रस्का ने 1932 में। अभी तक मैंने बताया है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, और इसका ये पहला लेक्चर है। आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू।